हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। वेक्टर की वीडियो नंबर पार्ट 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने वेक्टर्स के कुछ और चीज़ों को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए लाया हूं वेक्टर्स की एक अमेजिंग ट्रिक, जिसकी मदद से हम वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक मिनट के अंदर अंदर। जिस तरह मैंने इंटीग्रेशन में और ऑप्टिक्स के अंदर इतनी सारी ट्रिक्स बताई थी, वेक्टर के अंदर तो मैं और भी ट्रिक्स लेकर आ गया हूँ आपके लिए। तो यार, अगर ट्रिक्स जाननी है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कमेंट कर लो और हाँ, शेयर करना ना भूले इस वीडियो को। तो चलिए वेक्टर का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। वेक्टर के पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर, जिसको कहते हैं स्थितीय सदिश। अच्छा देखो, मैं ना पहले समझा देता हूँ, फिर आपके साथ एक बात डिस्कस करनी है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि मान लेते हैं कि 3 पॉइंट है। ये हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B। पोजीशन वेक्टर उसको कहते हैं कि हमेशा एक पॉइंट फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब वो कभी हिले डुलेगा नहीं, वो हमेशा एक ही जगह पर खड़ा रहेगा, फिक्स रहेगा। उस फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, जैसे हमने यहाँ पर O को फिक्स पॉइंट मान लिया, किसी दूसरे पॉइंट A तक, और फिर उस फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट B तक की जो डायरेक्शन होती है, फिर हम यहाँ पर वेक्टर निकालते हैं A और B के रिस्पेक्ट। मतलब कैसे? जैसे अगर मुझे कोई कहेगा कि यहाँ पर आप पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर निकालिए, तो मैं पोजीशन वेक्टर पॉइंट A का निकालूंगा O के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स पॉइंट क्या है? O है। अगर मुझे कोई कहे B का निकालिए, तो मैं B का निकालूंगा O के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? O क्या है? फिक्स है। अच्छा देखिए, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये दिया नहीं होता कि कौन सा पॉइंट फिक्स है या नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि A का वेक्टर निकालिए B के रेस्पेक्ट में। तो जब आपको एक बोलेगा कि A का वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर निकालिए B के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि B पॉइंट क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। अगर जैसे आपको कहा P का पोजीशन वेक्टर निकालिए Q के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब Q पॉइंट क्या है? फिक्स है। इस चीज़ के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आपको क्वेश्चन में कहेगा कि आप निकालिए P का पोजीशन वेक्टर Q के रेस्पेक्ट में, तो Q पॉइंट फिक्स है। A का पोजीशन वेक्टर B के रेस्पेक्ट में, तो B फिक्स है। B का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में, तो O फिक्स है। रेस्पेक्ट का मतलब सापेक्ष, ठीक है। O का पोजीशन वेक्टर A के रेस्पेक्ट में, तो A क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही कहलाता है पोजीशन वेक्टर। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करने वाला था। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो के अंदर डेफिनेशंस नहीं लिखता, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ और डेफिनेशन को ऐसा करके बताता हूँ ताकि बच्चे के दिमाग के अंदर वो चीज़ बैठ जाए। देखिए, आप जेई करने जा रहे हो, तो मैथ्स के अंदर अगर आपको मैं डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, तो इससे आप ही को नुकसान है कि आप उसको रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर की अगर आपको डेफिनेशन लिख दूँ, तो उसके बाद आप उसको डेफिनेशन को रटने बैठ जाओगे, याद करने बैठ जाओगे, आप कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान ही नहीं दोगे, जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट डेफिनेशंस में ही उलझ कर रह जाते हैं, वो क्वेश्चन से ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होते हैं। वो कहते हैं डेफिनेशन में तो ये निकल रहा है, लेकिन यार कॉन्सेप्ट में, अच्छा डेफिनेशन सही कह रही होती है, लेकिन हम ही कभी कभी उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि फिजिक्स और मैथ्स के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनकी डेफिनेशंस की कोई नीड नहीं। अच्छा, मैथ्स में तो नीड ही नहीं है किसी की डेफिनेशन की, और फिजिक्स के अंदर तो अगर मैं किसी चीज़ का इंट्रो दे रहा हूँ तभी डेफिनेशन काम आती है, बाकी कहीं पर डेफिनेशन की कोई नीड नहीं होती है। आप सिर्फ चीज़ों को करने का तरीका समझा दीजिए, ताकि बच्चा अगर चीज़ को करने का तरीका समझ गया, तो फिर वो खुद ब खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, खुद ब खुद चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेगा, उसको समझ लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए डेफिनेशंस नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब इनको लिखने का तरीका क्या है? अब मुझे कोई कहे पॉइंट ए का वेक्टर निकाले पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा कैसे? जो भी फिक्स पॉइंट होगा ना, वो हमेशा कहाँ आएगा? आगे आएगा, और जिसका हमें निकालना होगा वो क्या आएगा? पीछे आएगा। और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ओए को सॉल्व करने का तरीका होता है ए माइनस ओ, कुछ इस तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ घुसा लेना कि यार हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फिक्स पॉइंट होता है वो आगे रहेगा, और जिसका हमें वेक्टर निकालना वो कहाँ रहेगा? पीछे रहेगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे सामने ए वेक्टर दिया हुआ है 8 i कैप
6j कैप प्लस 2k कैप, और ओ वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। अच्छा, हमें पोजीशन वेक्टर बोला तो ओ ए फाइंड करना है, सो लेट्स फाइंड द ओ ए। 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, and when we put the equation right here, we saw that these magnets are multiplied with this equation. Okay, so it will be 3i cap minus 2j cap k cap. So now the position vector is, when 8i cap minus by 3i cap, it will be 5i cap. 6j cap minus by 2j cap, it will be 4j cap. And now the answer is 1k cap. Now the position vector of OA is 5i cap plus 4j cap and k cap. So it is a very good thing for us कि हम यहाँ पर इस चीज़ को डिनोट कर पा रहे हैं with the respect of position vector, with the help of position vector with the respect of O point to A point. ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। पोजीशन वेक्टर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, विद अ सिंपल इंस्टिंक्ट, विद अ सिंपल आपको लॉजिक्स मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा दो ऐसे रूल्स के बारे में, दो ऐसे लॉ के बारे में जहाँ पर उनकी हेल्प से हम निकालते हैं एक पॉइंट का जहाँ हम जो दो है ना वेक्टर्स को जोड़ते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ट्राइंगल। The law of triangles works on the two sides of triangle. How? Look at this. This is a triangle and दो वेक्टर्स को, चाहे वो दो वेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, उन दो वेक्टर्स को ट्राइंगल्स की किन्हीं दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसकी जो तीसरी लाइन होती है, जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, हाइपोटेनस। अच्छा, सबसे बड़ी वाली लाइन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कोई भी लाइन हो सकती है, कोई भी तीसरी लाइन उन तीनों के सम को रिप्रेजेंट, उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसको कहते हैं रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट के बारे में मैं पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ कि रिजल्टेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आपको रिजल्टेंट नहीं पता, जाइए उस वीडियो को देखिए, आई बटन पे लिंक दे चुका हूँ। C = A + B, ए बी सी पूरा निकल गया। अच्छा, जब अब इसका डेफिनेशन आपको जाननी है तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ इसको याद करने का, कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड से अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाए, ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको कहा जाता है, उसकी दोनों साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड के रिजल्टेंट का इक्वल होता है। रिजल्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि इन दो चीज़ों को जोड़ने के बाद में एक नई वैल्यू का मिलना। और हाँ, रिजल्टेंट कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। मैंने फिजिक्स के अंदर भी, जब वेव ऑप्टिक्स का भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की है। सो नाउ ये होता है लॉ ऑफ ट्राइंगल। अब आता है लॉ ऑफ रेक्टेंगल। अब लॉ ऑफ रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि किन्हीं दो एडजेंट साइड, एडजेंट का मतलब होता है पास पास की साइड से, अगर हम पास पास की किन्हीं दो साइड से किन्हीं दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी जो तीसरी साइड होती है, बीच वाली जो डायगोनल होती है, जिसको बोला जाता है विकर्ण, ये इसके रिजल्टेंट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ ट्राइंगल। इस चीज़ के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डीप टॉपिक्स नहीं। अच्छा देखिए, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अक्सर क्या होता है बच्चे इसके अंदर हो जाते हैं कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमें ये याद नहीं हुआ तो हमसे वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देखिए, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट, किसी भी थ्योरी का मोहताज नहीं है। अगर आपको लॉजिक्स डेवलप है आपके, और आप ये समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकल सकती है, कौन सी चीज़ कहाँ से वर्क है, तो आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कुछ ही टाइम में कर सकते हो। तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ना लें आप कि यार मुझे ये चीज़ मेरे से हो नहीं रही है, मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं तो मैं कर नहीं पाऊँगा। कहीं पर तो बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाती है कॉन्सेप्ट की, तो अलग बात है। बाकी हर जगह पे आपके सिर्फ लॉजिक्स और बेसिक्स कवर होने चाहिए। आप मैथमेटिक्स में कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। सो अब एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ, वो है अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, और हमसे कहे कि इसका डिस्टेंस निकालें, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में वेक्टर दिया हुआ है x1 i कैप
y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ दिया हुआ है x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो जब हम वेक्टर निकालेंगे इन दोनों का, मान लेते हैं मैं ए बी वेक्टर निकाल रहा हूँ और इन दोनों के बीच की हमें कहेगा डिस्टेंस निकाले। क्या करना है? डिस्टेंस निकाले। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने लगभग वेक्टर्स के सब कुछ लगभग डिस्कस कर लिए, वेक्टर के फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, वेक्टर के क्वेश्चंस थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए। अब हम वेक्टर्स की जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अब सिर्फ वही डिस्कस करना बाकी रह गया है यहाँ पर। तो एक बार वो डिस्कस हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर स्टेप बाय स्टेप, और इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर विद ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार इस पर कमेंट करना ना भूले। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दे, बताइएगा ज़रूर। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, उस पर भी आप जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, कोई पर्सनल सवाल करना हो फिजिक्स या मैथ्स से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एनीवेयर एवरीवेयर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, watch my videos and subscribe my channel. Please comment on this video and please share also. Okay, we will meet you our next video. Bye bye, see you later.